और चलिए बात करते हैं बिहार की सियासत की, जिसमें सवाल ये है कि क्या तेजस्वी फेल हो गए हैं, पीके पास हो गए हैं। असल में बिहार के चुनाव में भले ही 1 साल का वक्त बचा हो, लेकिन पीके की एंट्री ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। और इसी कड़ी में जो बाकी पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, क्या उनके लिए पीके खतरा बन गए हैं? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या बिहार में अगले साल खेला होने वाला है? क्या आरजेडी को साफ कर देंगे पीके? लालू की टेंशन बढ़ाती पीके की जनसुराज। बिहार चुनाव में अभी करीब 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी हालात ऐसे हैं मानो सत्ता के लिए हर मोर्चे पर तगड़ी तैयारियां हो रही है। नीतीश अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी के सहारे खड़े हैं, तो लालू तेजस्वी में सत्ता का लालच ही खत्म नहीं हो रहा। लेकिन 3 बड़े पॉलिटिकल प्लेयर के बीच अब प्रशांत किशोर ने ऐसे एंट्री मारी है जिसने कईयों की नींद उड़ा दी। 2025 में जनसुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, जनसुराज की सरकार बनेगी, उसमें इफ बट किंतु परंतु मत रखिए। चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने पीके पांव बिहार नापने निकले हैं। गांव गली मोहल्ले में उनके पीछे भीड़ जुट रही है, तो पटना में भी वो शक्ति प्रदर्शन दिखाते रहे हैं। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में पीके ने अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए, जिसने लालू की पार्टी के हाथ पांव फुला दिए, क्योंकि उसे डर है कहीं मुस्लिम वोट छिटक ना जाए। आरजेडी के लोग जो पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, तो मैं उनको कह रहा हूं कि जहां पर भी मुस्लिम उम्मीदवार आपके जीते हुए हैं, आप खड़ा करो मुस्लिम उम्मीदवार। हम वहां मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, हम वहां हिंदू लड़ा लेंगे, कोई बात नहीं है। पीके के साथ जाति धर्म देखकर नहीं, बल्कि हर वर्ग के लोग जुड़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे उनकी पार्टी जनसुराज बिहार में बड़ी ताकत बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि वो हर गांव जा रहे हैं। बापू सभागार से पीके ने नीतीश और लालू को ललकारा, तो लालू की बेटी रोहिणी आचार्य भड़क गई और सोशल मीडिया पर लिखा, अगर पैदल चलना ही राजनीति है और गवर्नेंस की समझ और प्रभाव का पैमाना होता, तो सारे मैराथन धावक देश के प्रधानमंत्री होते, किसी राज्य के मुख्यमंत्री और बड़े नेता होते। वैसे टट्टुओं से ज्यादा कौन चलता है? आप भी राजनीतिक टट्टू ही साबित होंगे। आरजेडी प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बताने में लगी है। बिहार बीजेपी भी उल्टा आरजेडी की बी टीम पीके को करार दे रही है। लेकिन रोहिणी ये बात भूल गई कि जल्द ही उनके भाई भी पैदल बिहार नापने निकल रहे हैं। इससे पता चलता है कि पीके के साथ उमड़ता जनसैलाब गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। तभी तो तेजस्वी भी जनता के बीच जाने को मजबूर हैं। कौन की टिप्पा टिप्पणी करता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको अपनी जनता से लेना देना है। और ये जो पहला जो हम निकल रहे समस्तीपुर या हर जिले हम जाएंगे, बिहार का दौरा करेंगे, पब्लिक के बीच में, पब्लिक के साथ 1 राउंड और बिहार में हम लोग घूमने का काम करेंगे। जनसुराज की लड़ाई सीधे एनडीए से है। आरजेडी तो ना 3 में ना 13 में, आरजेडी को कौन पूछ रहा है? लड़ाई हम में और एनडीए में है। आरजेडी चाहे धरने पर बैठे या चाहे जाकर अनशन पर बैठ जाए। आरजेडी और कांग्रेस बिहार में एनडीए को हराने का ख्वाब देख रही हैं, लेकिन उसके वोट बैंक में पीके ने सेंध लगा दी है। इससे लालू और तेजस्वी टेंशन में आ गए हैं। जातीय जनगणना का मुद्दा हाथ से जाता दिख रहा है, आरक्षण पर कुछ खास हो नहीं रहा, और अब जनसुराज ने क्या बिहार में इंडी की सियासी घंटी बजा दी है? क्या पीके के साथ उमड़ती भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी, या फिर प्रशांत किशोर के दावे हवा हवाई रह जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब ब्रुनेई के सुल्तान वोल्कैया के बुलाए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई पहुंच गए हैं। पहला भारतीय प्रधानमंत्री है जो ब्रुनेई दौरे पर पहुंचे हैं। इसके बाद एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस ने उनका रेड कारपेट वेलकम किया, तो वहीं उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। खास रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। समंदर में चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए मोदी ने उड़ान भरी। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ब्रुनेई के दौरे पर पहुंचा। सुल्तान वोल्कैया के बुलावे पर मोदी ब्रुनेई आए, तो एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस ने उनका रेड कारपेट वेलकम किया। इसके बाद मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान के होटल में मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भी शानदार स्वागत किया।
इसके बाद पीएम मोदी ब्रुनेई की उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद पहुंचे, यानी कूटनीति और दोस्ती मजबूत होती जा रही है। भारत ब्रुनेई के साथ समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहा है, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में चीन के खिलाफ ये दोनों देश भारत का बड़ा हथियार बन सकते हैं। ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे से क्या मोदी ड्रैगन की दादागिरी खत्म कर देंगे? ये प्राइम मिनिस्टर की विजिट असलियत में साउथ चाइना सी में उस देश की दादागिरी को जवाब है जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को धमका रहा है। ब्रुनेई का 2 दिनी दौरा पूरा करने के बाद मोदी 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर जाएंगे। इस डबल विजिट से जिनपिंग परेशान हो उठे हैं, क्योंकि मोदी और बोल्केया की दोस्ती समंदर में ड्रैगन की गर्दन को दबोच सकती है। मोदी को अपने महल में स्वागत के लिए न्योते पर बुलाने वाले ब्रुनेई के सुल्तान क्यों इतने ताकतवर हैं? क्योंकि वो एक आलीशान जिंदगी जीते हैं। छोटे से देश के सुल्तान होने के बावजूद उनकी विलासिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बोल्केया सबसे अमीर राजाओं में एक हैं। उनकी संपत्ति फोर्ब्स के मुताबिक साल 2008 में ही 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी और 1980 तक बोल्केया दुनिया में सबसे अमीर शख्स थे। रहने को उन्होंने 50 अरब रुपए का एक शानदार महल बनवाया है। वो लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगी गाड़ियों के शौकीन है। कहा जाता है कि बोल्केया के पास करीब 7,000 गाड़ियों का एक शानदार काफिला है। सुल्तान इतने अमीर है कि 16 लाख रुपए तो वो सिर्फ अपनी दाढ़ी बनवाने पर खर्च करते हैं। उनके हेयर स्टाइलिस्ट महीने में 2 बार लंदन से बाकायदा प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से बुलवाए जाते हैं। बोल्केया ब्रुनेई के 29वें सुल्तान हैं। 1984 में अंग्रेजों के जाने के बाद से ही वो ब्रुनेई के प्रधानमंत्री के पद पर भी हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद बोल्केया सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाले राजा हैं। इसीलिए 2017 में बाकायदा 50 साल पूरे करने पर उन्होंने गोल्डन जुबली भी मनाई थी। सोचिए, इतना रईस सुल्तान भी मोदी का दीवाना है और यही तो जिनपिंग की परेशानी की वजह है, क्योंकि चीन की घेराबंदी सिंगापुर और छोटे ही सही मगर ब्रुनेई जैसे अहम देश के जरिए मोदी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।